सो हाय एवरीवन। अगेन थोड़ा सा वॉइस आएगा, अपन उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा मैनेज करना। ओके, वेरी नाइस। चलिए टू फाइंड, देखिए मैंने आपको ये बताया था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना। दो पैरेलल लाइन है अपने पास, तो उनके बीच का डिस्टेंस, जैसे ये लाइन और ये लाइन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों की इक्वेशन आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी वन के फॉर्म में होनी चाहिए और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू के फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब ये जो C1 C2 इसका फर्क होगा तभी दोनों लाइंस पैरेलल कहलाएगी। और दोनों के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस क्या हो जाता है, दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो अपने को याद है ही। अब हमने क्वेश्चन भी कर लिया था, है ना। अब एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन। तो नया कंसेप्ट कहता है कि लिखिए टू फाइंड tangent of interior angles, to find tangent of interior angles, to find tangent of interior angles of a triangle। इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। पहले आप मेरे साथ लिखते जाइए ताकि आप लिखने में पीछे ना रह जाए, ठीक है। और ये पूरा लेक्चर जो होगा वो नॉइस से भरा रहेगा, मैं नॉइस कैंसिलेशन कर नहीं सकता हूँ यहाँ पे। देखिए हमारे पास तीन लाइन है, कितनी लाइन है, 3 लाइन्स। अच्छा, बाप रे, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गजब किस्म के लोग हैं। हमारे पास 3 लाइन्स है ना, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। 3 लाइन अगर पैरेलल नहीं है एक दूसरे से, इफ 3 लाइन्स आर नॉट पैरेलल, है ना, आपस में किसी से भी, मतलब 3 में से कोई भी 2 लाइन म्यूचुअली पैरेलल नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इन तीनों लाइन से एक ट्रायंगल तो जरूर फॉर्म होगा। मतलब अगर कोई 2 लाइन भी पैरेलल होगी ना और तीसरी लाइन नॉन पैरेलल है तो वी कैन नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। लेकिन अगर ऑल द 3 लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर देन वी कैन डेफिनेटली फॉर्म ए ट्रायंगल, राइट। और उस ट्रायंगल की एक खास बात होगी, उस ट्रायंगल की एक खास बात होगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए हमारे पास 3 लाइंस है, दिस इज लाइन 1, लेट अस से कि ये लाइन 2 है और बाप रे, ये लाइन 2 है और दिस इज लाइन 3, ठीक है। देखने में थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, है ना, देखने में थोड़ा अटपटा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। क्या है यहाँ पे, 3 लाइन है अपने पास, 3 लाइन का, तीनों का अलग अलग स्लोप होगा। क्या होगा, अलग अलग स्लोप होगा। अगर कोई कोई भी 2 लाइन का अगर स्लोप सेम हो गया, अगर m1 m2 सेम हो गया तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। और मैंने आपको बोला है कि कोई भी लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, तो तीनों का स्लोप अलग अलग है ना। तो सबसे पहले आप मेरे सामने, मेरे साथ ये बात लिखिए, स्लोप्स ऑफ ऑल द 3 लाइंस, slopes of all the 3 lines will be different, and hence they will form a triangle। ठीक है, अब इन तीनों लाइन में अगर स्लोप डिफरेंट है, बच्चों ध्यान से सुनो, है ना,
स्लोप डिफरेंट है, तो कोई एक स्लोप तो बड़ा होगा, कोई एक स्लोप थोड़ा छोटा होगा, और कोई एक स्लोप सबसे छोटा होगा। मतलब जो सबसे बड़ा स्लोप होगा और जो सबसे छोटा स्लोप होगा, वी कैन अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो लिखिए, नाउ रीनेम द लाइंस, रीनेम या अरेंज लिख लो, सॉरी, है ना, रीनेम और अरेंज द लाइंस एज L1, L2, L3 डिपेंडिंग अपॉन कि किसका स्लोप बड़ा है। मान लो कि L1 लाइन का स्लोप, मान लो नहीं, हम लोग L1 उसी लाइन को बोलेंगे जिसका स्लोप सबसे बड़ा होगा। डिपेंडिंग अपॉन स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ थर्ड लाइन। ये एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है ना, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, आपको ये बुक्स में भी मिल जाएगी, है ना, कुछ कुछ बुक्स में इसको स्पेसिफाई किया जाता है। अब हमारे पास क्या है, टोटल 3 लाइंस है, तीनों की इक्वेशन हमें पता है, तीनों का स्लोप पता है, और तीनों का स्लोप पता है तो तीनों स्लोप में से कोई ना कोई स्लोप तो सबसे बड़ा होगा ही होगा। तो जो सबसे बड़ा स्लोप होगा उसको क्या बोल देंगे अपन, L1। क्या बोल देंगे, L1। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, ऐसा बोल क्यों रहे हैं वो आपको मैं धीरे से समझाऊंगा, बट जो तरीका है ना, जो तरीका है वो मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज समझ में नहीं आएगी कि अपन कर क्या रहे हैं, है ना, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट एज वेल। देखो, हमको निकालना क्या है, टू फाइंड टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का टेंजेंट निकालना है अपने को, है ना। तो ट्राइंगल के कितने इंटीरियर एंगल होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल एक इंटीरियर है, ये वाला एक इंटीरियर एंगल है, और ये वाला एक इंटीरियर एंगल है। तो अपने पास 3 इंटीरियर एंगल है, अपने को तीनों एंगल नहीं निकालना है ना, वी डोंट हैव टू फाइंड द एंगल्स, वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट ऑफ दोज एंगल्स। ठीक है, हमको उन एंगल्स का टेंजेंट निकालना है। मतलब मान लो ये अपने पास पहला एंगल है, एंगल अल्फा, एंगल बीटा और एंगल गामा। तो हमको इन अल्फा, बीटा और गामा का tan 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 निकालना है, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा। टारगेट समझ में आया ना क्या है, टारगेट इज टू फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल्स, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा। क्लियर? अच्छा 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 अच्छा, तो वो टेंजेंट निकालने का एकदम सिंपलेस्ट एंड सबसे क्यूटेस्ट मेथड बता रहा हूं मैं। ठीक है, हजारों मेथड मिलेंगे आपको मार्केट में, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं आपको स्ट्रिक्टली आंख बंद करके बस वही फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, चलिए, तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो अल्फा बीटा गामा है इसको तो मैं अभी मिटा देता हूँ, फिलहाल आप इसको लिख मत लेना है, डोंट राइट इट, अभी इसको आप छोड़ दीजिए। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा सकता हूं, लेकिन वो चीज मैं नहीं करवाऊंगा। ये वाली लाइन जो है, आपको पता है ना कि कौन सी लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा होता है, जिसका एंगल विद द एक्स एक्सिस सबसे बड़ा हो। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बड़ा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, कॉमन सेंस की बात है ना। तो एक्स एक्सिस के साथ जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो मेरे को विजिबली आप आंखों से देख के बताइए, मुझे आंखों से देख के बताइए कि तीनों लाइंस में से, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, कोई भी लाइन में से सबसे ज्यादा एंगल किसका है एक्स एक्सिस के साथ। देखते हैं अपन, है ना, कोशिश करते। ये वाली जो लाइन है आपके पास, ये वाली लाइन देख रहे हैं ना आप इसको, ये वाली जो इधर तक गई है, इस वाली लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज दिस। ठीक है, और दूसरी लाइन, ये वाली लाइन का एंगल ये वाला बन रहा है ना, और ये वाली लाइन का एंगल ये वाला बन रहा है। तो मेरे ख्याल से जो थर्ड एंगल मैंने बनाया दैट इज द लार्जेस्ट एंगल, ये वाला स्मॉल, बीच वाला है और ये वाला स्मॉलेस्ट है। ठीक है ना, तो ये जो लार्जेस्ट एंगल है इसको मैं θ1 कह देता हूं। क्या कह देता हूं, θ1। सो लेट अस कॉल इट θ1। और ये वाला एंगल जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है, तो इसको अपन θ2 कह देते, और ये थर्ड है,
तो इसको अपन थीटा 3 कह देते हैं। ये तरीका है, आपको हमेशा ऐसे ही फॉलो करना है। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ना, उसमें आपको कभी भी मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपको फाइनल आंसर बताऊंगा उसमें आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ओके। ये तो हो गया। अब ये वाला जो अंदर वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ब्लू वाला एंगल, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो ही समझ में आएगा। ये ब्लू वाला जो एंगल है, इसको मैं लिख सकता हूं थीटा 1 माइनस थीटा 3, नो सॉरी, थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ये वाली लाइन को भूल जाओ। दिख गया ना आपको, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये छोटू वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला एंगल माइनस, मतलब थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस बनाने के हिसाब से व्हाट आई विल डू, आई विल राइट दिस थिंग एज थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये वाला एंगल्स अपन अभी निकालेंगे, ये दोनों एंगल्स भी निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, कमिंग टू दिस एंगल, ये वाला एंगल निकालना है मुझे, तो मैं ये वाला निकाल देता हूँ बिकॉज इट इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस एंगल, है ना। तो मैं इस एंगल पे वर्क करता हूँ क्योंकि मुझे ये ज्यादा आसान लग रहा है। तो एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस में यहाँ पे बना देता हूँ, जस्ट एन इमेजिनरी एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब मुझे आप ये बताइए कि ये वाला एंगल अगर थीटा 3 है ना, ये वाला एंगल अगर थीटा 3 है तो ये वाला, ये वाला एंगल भी थीटा 3 होगा। नहीं आया समझ में, देखो ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देखो बाकी दोनों एंगल्स को अपन है ना मिटा देते थोड़ी देर के लिए, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। अगर ये थीटा 3 है तो ये भी थीटा 3 होगा। ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, दिस इज थीटा 2। थोड़ा सा जोर लगेगा दिमाग में, क्योंकि देखो ना ये वाला एंगल जो है वही ये वाला एंगल होगा, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो वी नो दैट कि ये जो छोटू सा एंगल है वो कितना हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 3, थीटा 2 माइनस थीटा 3। तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट भी हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 3। आया समझ में? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब अपना कॉमन सेंस क्या कहता है कि रिमेनिंग एंगल जो है थर्ड एंगल, उसको आप क्या लिख सकते हो, थर्ड एंगल कैन बी रिटन एज 180 माइनस द सम ऑफ अदर टू। सुन नहीं रहे हो आप लोग, ध्यान से सुनो। जो तीसरा एंगल है ये वाला, दो एंगल तो पता है, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस सम ऑफ रिमेनिंग टू। तो इसको अपन कोपचे में कर लेते हैं, इसको आप कोपचे में कर लो। एक मिनट है ना, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया है। तो थर्ड एंगल तो मैं लिख दूंगा, है ना, नीचे लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स, पहला वाला जो इंटीरियर एंगल है इस वाले वर्टेक्स को देखिएगा ध्यान से। ना 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 ना, कुछ और कलर लिया जाए, ये ले लो ना। चलिए देखिए, ये पहला वर्टेक्स है ट्राइंगल का, ठीक है, और ये दूसरा वर्टेक्स है, और ये तीसरा वर्टेक्स है। मैं क्या करता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। ठीक है, जो आपके दिल में थोड़ी सी फड़फड़ाहट हो रही है ना, वो निकल जाएगी। आप लोगों ने अगर नोट डाउन कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिए। तो ये पहला वाला जो एंगल है ए, एंगल ए को मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, आप एंगल ए को क्या बोल सकते हो, थीटा 1 माइनस थीटा 2। एंगल बी को हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 3। एंड एंगल सी नेचुरली क्या हो जाएगा, एंगल सी विल बी 180 माइनस। मैंने आपको बताया कि अपन 180 यूज नहीं करते, हम लोग रेडियंस यूज करते हैं। तो 180 माइनस सम ऑफ ये दोनों, है ना, तो 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, तो पाई माइनस थीटा 1 ये, मतलब एंगल ए ये रहा, है ना, यहां से अपन छाप लिए, एंगल 2 अपन नीचे से छाप लेते, थीटा 2 माइनस थीटा 3। चलेगा क्या, यहाँ पे 2 आएगा ना,
तो ये थीटा 2 और थीटा 2 तो कटने ही वाला है, और थीटा 1 माइनस थीटा 3 आ जाएगा यहाँ पे, पाई माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 3, ये आ जाएगा एंगल सी। तो ऑल द थ्री एंगल्स आर दीज, ये तीनों आपके तीनों एंगल्स हैं। आपको क्या फाइंड करना था, हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट ये था कि तीनों इंटीरियर एंगल तो आ गए अपने पास ट्राइंगल के, अब उनका क्या निकालना है, आपको टेंजेंट निकालना है। तो वी नीड टू फाइंड द टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल्स, बस अब tan ले लो, ठीक है। प्लीज लिखते जाइए मेरे साथ। नाउ वी नीड टू फाइंड the tangent of all the interior angles। मैंने जैसे देखा वैसे बफरिंग स्टार्ट हुआ है, तो जस्ट थोड़ा सा कोऑपरेट करें आप। Okay, please wait for some time, it might buffer। ओके, थोड़ा सा बफर करेगा बीच में ना, बिकॉज दिस इज न्यू इंटरनेट कनेक्शन, तो थोड़ा सा दिक्कत तो जाएगी। तो वी नीड टू फाइंड द टेंजेंट ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। तो पहला वाला जो एंगल है अपने पास वो क्या है, ए का टेंजेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ ए एंगल क्या था, ऊपर चला गया ना, देखिए थीटा 1 माइनस थीटा 2, यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 विल बी tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B, है ना। अच्छा, हाँ अभी ध्यान से एक चीज और समझ लो आप लोग, देखिए, हाँ शांति से देखिएगा, ये जो पहली वाली लाइन है, कौन सी लाइन, दिस लाइन सिर्फ आपकी इस येलो लाइन पे नजर होनी चाहिए। इस येलो लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, ये है, दिस इज द इंक्लिनेशन। व्हाट इज द इंक्लिनेशन, थीटा 1। इस थीटा 1 का टेंजेंट कितना हो जाएगा, tan थीटा 1। तो ये वाली लाइन का जो स्लोप हो जाएगा m1 कह लेंगे अपन इसको, m1 विल बी tan थीटा 1। और ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m2, दैट विल बी नोन एज tan थीटा 2, और ये हो जाएगा m3 tan थीटा 3। तो m1 m2 m3 अपने को पता है। तो tan थीटा 1 कितना हो जाएगा, m1, tan थीटा 2 m2, और tan थीटा 3 का तो अभी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो 1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, m1 इंटू m2, सॉरी। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बफर जो है हल्का हल्का सा करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। अगला देखते हैं, tan b कितना हो जाएगा, tan थीटा 2 माइनस थीटा 3, तो tan a माइनस tan b हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3, है ना। पहले लिख लो आप लोग, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप लोग शॉर्ट में इसको निपटा दो। बस आपने देखा और क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, tan सी एंगल क्या था, सी एंगल वाज पाई माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 3,
ठीक है, मुझे तो याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप ऊपर से देख लो, है ना, पाई माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 3। अच्छा, एक चीज मैं रफ में आपको दिखाना चाहूंगा, ये बताइए कि tan ऑफ पाई माइनस फाइव, फाई एक एंगल है, tan ऑफ पाई माइनस फाइव, चलो ए ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, tan, चलो कोई बात नहीं, tan ऑफ पाई माइनस फाइव कितना होता है, ये हो जाएगा tan फाई का नेगेटिव, क्या हो जाएगा, tan फाई का नेगेटिव हो जाएगा, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो दिस कैन बी रिटन एज tan ऑफ पाई माइनस लफड़ा कैन बी रिटन एज tan लफड़ा का नेगेटिव, है ना। अच्छा, ये वाला क्या है, tan ऑफ ए माइनस बी, ये तो अपन डायरेक्टली खोल सकते हैं, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था तो अभी पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे ज़्यादा मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा, बस इतना ही अप्लाई करूंगा। तो tan थीटा 1 इज m1, दिस इज m1। अच्छा, बाहर एक माइनस साइन भी है, वी आर मिसिंग दैट, तो विल कीप इट इन माइंड, तो दिस इज m1 देखना पड़ता है बीच में, m1 माइनस m3 आएगा, और बाहर माइनस है, तो क्यों मैं इसको, क्या मैं इसको m3 माइनस m1 लिख सकता हूँ, देखो रोने बात चालू कर देना, ये वाली चीज क्या है m1, ये क्या है m3, तो अपने को क्या लिखना है, m1 माइनस m3 और बाहर एक नेगेटिव चिपका हुआ है, तो वो हो जाएगा m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1 या m1 m3, ठीक है। ये तो हो गए आपके तीनों फॉर्मूले, क्या आप तीनों फॉर्मूले याद करना चाहोगे, हाँ जी बिल्कुल याद कर सकते हो, आप इसको रट सकते हो, यू कैन मेमोराइज इट, बट मेमोराइज तो कर ही लो, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ ना, उस ट्रिक से अपन क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको आप कॉपी डाउन कर लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, उससे आपको है ना ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। ट्रिक मैं आपको वर्बली बोल के बता देता हूँ पहले, फिर क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। करना क्या है आपको, आपको तीन लाइंस की इक्वेशन गिवन रहेगी, क्या रहेगी, 3 इक्वेशंस ऑफ लाइन, तीनों इक्वेशन पता है तो तीनों का स्लोप पता है ना, हमारे पास 3 इक्वेशन रहेगी, तीनों इक्वेशन पता है तो तीनों का स्लोप पता रहेगा अपने को, तो जो सबसे बड़ा स्लोप है उसका m1, सबसे छोटे को उसके बाद फिर m3, मतलब समझ गए ना, सबसे बड़ा m1 फिर उसके बाद नेक्स्ट m2, सबसे छोटा m3। उसके बाद आपको करना क्या है ना, जो फर्स्ट एंगल है tan a बोल दो उसको, और tan a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan b बोल दो, और tan b क्या हो जाएगा, m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपके पास सारे टेंजेंट आ जाएंगे इंटीरियर एंगल के। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। इफ ए ट्राइंगल ABC इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस, देखो तीनों लाइन की इक्वेशन दे दूंगा मैं आपको अभी, बाय द लाइंस 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 and x minus y plus 5 is equal to 0 and 3x minus y plus 1 is equal to 0। हाँ बिल्कुल साइक्लिसिटी टाइप।
बिल्कुल साइक्लिसिटी टाइप है, जैसे कि आपको अमर कह रहा है ना, ये देखिए m1 माइनस एम टू दिख रहा है ना, 1 माइनस टू लिख दिया मैंने उसको, सेकंड में क्या है 2 माइनस थ्री, फिर थर्ड में क्या है 3 माइनस वन। भाई जिंदगी कितनी खूबसूरत है, देखो ना, फॉर्मूले भी एकदम खूबसूरत बन के आते हैं हमेशा। तो 1 माइनस टू, 1 2 2 3 3 1, नॉट 1 3, याद रखना लास्ट में 3 1 आता है। देन ऑब्टेन the tangents of interior angle of triangle, tangents of interior angles of the triangle। तो देखिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना। सबसे पहले आप क्या करो, तीनों लाइंस का स्लोप लिख दो। तो सबसे पहले मैंने तीनों लाइंस की इक्वेशन लिखी, 2x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, फिर x माइनस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, और 3x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब तीनों का स्लोप लिख देते हैं। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट इक्वेशन कितना आ जाएगा, आपको माइक्रो सेकेंड्स में स्लोप निकालना है, माइक्रो सेकेंड्स में, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए स्लोप निकालने में। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज माइनस टू वन थ्री। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा स्लोप कौन सा है, आपको साइन भी कंसिडर करना है। ऐसा नहीं है कि ये माइनस टू है इसको आप सेकेंड लार्जेस्ट बोल दोगे ना, ये सबसे छोटा है, क्योंकि ये आपको नंबर लाइन के हिसाब से देखना। तो सबसे बड़ा स्लोप जो है दैट इज थ्री, तो इसको अपन m1 कह देंगे। नहीं आया समझ में? जो सबसे बड़ा स्लोप है उसको आप क्या कह दो, m1। आप ऐसे करो, आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। जो नेक्स्ट स्लोप है दैट इज m2, और जो सबसे छोटा है वो m3 हो जाएगा। ठीक है, वी विल कंसिडर प्लस माइनस साइन एज वेल। अब यहां लिख लो आप, लार्जेस्ट स्लोप को आप क्या कह दो, m1 कह दो, and so on. Now directly start using formula। फॉर्मूला स्टार्ट कर दो, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, फोटो बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद एंगल ए को ढूंढते हैं, एंगल बी को। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं। आपको मार्केट में ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो क्या बोलेंगे ना, वन नहीं, ये थ्री वाला स्लोप जो है वो सबसे बड़ा है तो इसका एंगल सबसे बड़ा आएगा, और ये वन वाला है नेक्स्ट है तो इसका एंगल थोड़ा सा छोटा आएगा, और ये माइनस टू वाला तो ऑब्ट्यूज है तो इसका एंगल ऐसा आएगा। फिर उसके बाद ये वाला एंगल ए हो जाएगा, इसको बी कह देंगे, इसको सी कह देंगे। बहुत स्ट्रगल करते हैं वो लोग, अपने को ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग डायरेक्टली tan a का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m1 माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। tan b का लगाएंगे अपन 1 माइनस टू के बाद 2 माइनस थ्री, तो m2 माइनस एम थ्री अपॉन वन प्लस m2 m3, और tan c that will be m3 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m3 m1 या m1 m3, फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा। तो m1 माइनस m2 विल बी 3 और 1 है ना, तो 3 माइनस वन, देखिएगा ध्यान से ना, 3 माइनस वन अपॉन वन प्लस थ्री इंटू वन, तो 3 माइनस वन टू, और ये 3 प्लस वन फोर, तो आ जाएगा पहला वाला हाफ। ठीक है, तो पहला वाला एंगल आपके पास आ गया हाफ। दूसरा वाला एंगल देखते हैं अपन, m2 माइनस एम थ्री, तो m2 माइनस एम थ्री हो जाएगा m2 माइनस m3 अपॉन वन प्लस m2 इंटू m3, तो 3 अपॉन वन माइनस टू विल बी माइनस वन। तो ये वाला स्लोप आ गया आपके पास, स्लोप नहीं सॉरी, ये वाला एंगल का टेंजेंट, मतलब ये जो हाफ आया है वो उस ट्राइंगल के एंगल ए का टेंजेंट बोल देते, और इसको अपन एंगल बी का टेंजेंट बोल देंगे।
ठीक है, ABC अपन खुद से नाम दे रहे हैं, और C का टेंजेंट जो आ जाएगा दैट विल बी M3 माइनस M3 कितना है -2 माइनस M1 इज 3 -2 -3 अपॉन 1 प्लस -2 इंटू 3। तो ये आ जाएगा -5 अपॉन -5। क्या बात है, +1 आ गया, तो tan C आ गया आपके पास +1। अच्छा, किसी भी एंगल का, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना आप लोग, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं अमर, तो मैं थोड़ी देर से आपको रिप्लाई करता हूं। ये जो पहला वाला आपका टेंजेंट आया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दिस इज पॉजिटिव, है ना, दिस इज पॉजिटिव, हेंस एक्यूट। ये वाला जो ए एंगल रहा होगा ना, उसका टेंजेंट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो एंगल भी एक्यूट रहा होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहां पे एंगल ए इज एक्यूट। बी का टेंजेंट क्या रहा है? नेगेटिव, तो बी ऑब्ट्यूज हो गया, बी इज ऑब्ट्यूज। और सी, एंगल सी का टेंजेंट क्या आ रहा है? 1, तो सी इज अगेन एक्यूट। और एक्यूट में भी इतना खूबसूरत ना कि 45 डिग्री, क्योंकि tan C1, कोई भी एंगल का अगर टेंजेंट 1 है तो इसका मतलब वो तो 45 डिग्री मेजर कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी टेंजेंट निकालने के लिए। आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलो करना है सबको, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, tan A tan B tan C आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो कंसेप्ट था वैसा वो वाला कंसेप्ट नहीं है। तो लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 1,2। ये क्वेश्चन अपन कर चुके शायद। and making an angle of 45 degree with the line 2x plus 3y is equal to 1। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो मैंने लिख दिया था तो अब मैं मिटा नहीं रहा हूँ ना, लेट अस कॉल इट अ होमवर्क क्वेश्चन। ऊपर वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, अच्छा, एक शॉर्ट नोट बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। क्या होता है, कोई भी चैप्टर आपका खत्म होता है ना, तो उस चैप्टर के बाद आप A4 पेपर लिया करो। ये मैं वो वाला तरीका बता रहा हूँ जो टॉपर्स लोग करते हैं, है ना, या ऐसा बोल लो कि ये करने के बाद लोग डेफिनेटली टॉपर्स की कैटेगरी में आने लगते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कम लोगों को पता है, और बहुत कम टीचर्स या बहुत कम आपको एडवाइस मिलेगी कहीं से भी। कोई भी चैप्टर खत्म हो, जैसे स्ट्रेट लाइंस, तो आप क्या करें, उसके सारे फॉर्मूले जितने भी थे सब एक जगह लिख दो, और उसकी जितनी भी ट्रिक्स थी, है ना, जैसे कि आपके पास ये वाला अभी कंसेप्ट आया, एंगल, इंटीरियर एंगल्स का टेंजेंट, तो इन एंगल्स का टेंजेंट अगर आपको निकालने की ट्रिक चाहिए तो वो यहाँ पे लिख दो। जैसे कि ये कंसेप्ट लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख दो कि आप क्या करो, M1 M2 M3 को ऐसे अरेंज कर दो, इस तरह से अरेंज कर दो, और आपके पास फिर जो जो करना है आपको अपने वर्ड्स में खुद से लिखना है। तो नॉट जस्ट वन कंसेप्ट, बट जितने भी कंसेप्ट उस चैप्टर में इन्वॉल्व वो सारे आप लिख दो, है ना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अपना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ सच में, कि जब आपको मॉक टेस्ट देना होता है, जैसे हम लोग मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली लेते थे, कि मतलब डू और डाई, इतना सीरियसली कि मॉक टेस्ट इज एवरीथिंग। मॉक टेस्ट जो है वो भगवान की पूजा टाइप हो गया। तो मॉक टेस्ट में आप लोगों को क्या करना होता है कि सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले एक बार रिवाइज करने होते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट रिवाइज द एंटायर नोट्स। आप एक दिन पहले, मान लो आपको, हमारा भी संडे को होता था, तो सैटरडे को आप पूरे नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट जो आपने बना रखे ना उनको रिवाइज करोगे, और उनको रिवाइज करने में ट्रस्ट मी आपको 5 to 6 मिनट्स पर चैप्टर लगेगा, नॉट मोर देन दैट, और मे बी लेस, कम लग सकता है, ज़्यादा तो नहीं लगेगा।
ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। ओके, अभी आपको आवाज थोड़ी ज्यादा क्लियर आएगी ना, मेरे पास माइक्रोफोन था नहीं, वो अभी मुझे लाके दिया गया है। अच्छा, मान लो अपने पास 4 लाइन्स है। कितनी लाइन है? 4 लाइन्स है, और 2 लाइन्स आपस में पैरेलल है। ओनली 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जैसे कि वी हैव दिस लाइन एंड दिस लाइन, दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, और बाकी 2 लाइन्स जो है वो आपस में पैरेलल है, बस इनिशियल फर्स्ट 2 लाइन से पैरेलल नहीं है ना। तो डेफिनेटली ये चारों लाइन्स क्या बनाएगी? एक पैरेललोग्राम को फॉर्म करेगी। नहीं आया समझ में? अगर हमारे पास 2 लाइन इस तरह से कि 2 लाइन्स आपस में पैरेलल है और 2 लाइन्स आपस में पैरेलल है, तो दे विल डेफिनेटली फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब दोनों की इक्वेशन हमें पता है, दोनों की इक्वेशन हमें पता है, लेकिन इसमें जो खास बात है, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो भी फॉर्मूला मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, वो फॉर्मूला इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन ऑफ वाई। मतलब देखो बता देता हूं, जो लाइन 1 है, लाइन 1 की इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। आपको समझ में आ रहा है? ये y इज इक्वल टू mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होना जरूरी है। अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो आपकी लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला उसी हिसाब से डेराइव करा गया है। सेकेंड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू m2x c2। ओह सॉरी, यहाँ पे m1 आएगा ना अगेन, क्योंकि भाई ये और ये लाइन पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो दोनों का स्लोप क्या है? m1 एंड m1, दोनों का कांस्टेंट डिफरेंट हो रहा है। कांस्टेंट भी नहीं है, वो y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो 2 स्लोप अपने पास पता है। मैं यहाँ पे अब अच्छे से लिख रहा हूँ, चलो ऐसे ही लिख दिया मैंने, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, ये मिटा दूंगा मैं, और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक है, इसे आप यहाँ से कट कर दो। ये जो तीसरी लाइन है, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू m, सॉरी यहाँ पे मैंने फिर m2 लिख दिया, यहाँ m1 ही आएगा, m2x प्लस d1, और इसका स्लोप, ये वाली लाइन का स्लोप अगर m2 है, तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस होगी सबका स्लोप m2 होगा, तो इसका स्लोप भी m2 होगा। y इज इक्वल टू m2x प्लस, बस कांस्टेंट d2 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, इसका डेरिवेशन अपने को करना नहीं है। किसी को अगर डेरिवेशन करने की चुल है तो मैं वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है। बट मैं आपको एक तरीका दे देता हूँ जिससे आप डेराइव आराम से कर लोगे। यहाँ पे लिख लो, फॉर डेरिवेशन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है परपेंडिकुलर 1 इंटू परपेंडिकुलर 2 इंटू कोसेक थीटा, P1 P2 कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। इट इज नॉट दैट इजी, लेकिन अगर आप चालू करोगे तो आपका डिराइव हो जाएगा। हालांकि डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, और ना ही उससे हमको कुछ फायदा मिलेगा डिराइव करके। आगे बढ़ते हैं। एक और आप नोट लिखेंगे मेरे साथ। ओके, देखिए दुनिया में अगर कोई भी 2 पैरेलल लाइन गिवन है ना आपको, उन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा एक सर्कल बन सकता है, सच दैट these 2 lines are tangent to the circle, है ना। तो मैं इसको एक बार अंग्रेजी में लिखवा देता हूं कि कोई भी 2 पैरेलल लाइन के बीच में आप हमेशा अपन एक सर्कल इमेजिन कर सकते हैं।
या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि टू पैरेलल लाइंस are tangent to the same circle, are tangent to same circle. डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ जाएगा is the diameter of the circle. Distance between them is diameter of the circle. मतलब ये हो गया कि if we have this line and a line parallel to this line like this, right? तो इन दोनों के बीच में हम एक सर्कल इमेजिन कर सकते हैं, और वो सर्कल इतना खूबसूरत नहीं बन पा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना कि थोड़ा अपना औजार निकालता हूँ। ये रहा आपका सर्कल, ओके। सो ये सर्कल बन गया। दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा एक सर्कल बन सकता है, और उस सर्कल का डायमीटर अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है? डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। अरे भाई, ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये वाला डिस्टेंस, यही तो डायमीटर कहलाएगा। क्योंकि आप बोल सकते हो कि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और ये वाला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो ये डायमीटर कहलाएगा पहली बात तो। क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं कि क्यों 90 डिग्री होगा, है ना भाई? ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में, या टेंजेंट और डायमीटर के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना? तो डायमीटर ऑफ द सर्कल कैन बी रिटन एज डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन मैंने आपको बताया था क्या होता था। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला ये होता था C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब डिस्टेंस है तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मॉड तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, यहां पे देखिए आप, ये वाली लाइन की इक्वेशन में लिख देता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और ये है a2x प्लस, नहीं ax आएगा ना यहाँ पे भी, ax प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये C1 है और ये C2 है। बाकी ax प्लस बी वाई तो दोनों में सेम है, तभी तो लाइंस पैरेलल कहलाएगी, है ना? उसी से आपका स्लोप डिफाइन होता है, तो तभी लाइंस पैरेलल कहला रही है। ओके, चलिए देखिए, पहली बात तो एवरीवन जो कि आज का लेक्चर मॉर्निंग में अटेंड करने आया है ना, डिस्पाइट कि आपका आफ्टरनून में होता है, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग काफ़ी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हो, है ना, हु मेड इट इन द मॉर्निंग। मतलब ऐसे बच्चे भी होते हैं ना कुछ जो 10 बजे 11 बजे सोकर उठते हैं, तो मैं इतना तो बता सकता हूँ कि उनको इतना सक्सेस नहीं मिलने वाला है जो लेट सोकर उठते हैं या फिर जो लेट सोने जाते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपका पीस ऑफ माइंड तभी अटेन हो पाएगा जब आपका स्लीपिंग टाइम और वेकिंग टाइम दोनों पहली बात तो डिफाइंड हो। डिफाइंड मतलब रोज फिक्स्ड हो, और उसके बाद कॉफी। हाँ, मैं कुछ कह रहा था। हाँ, रोज डिफाइंड हो, और डिफाइंड भी ऐसा हो कि आपकी स्लीप जो है वो रात में ही हो जाए। 7 बजे के बाद आपको आफ्टर 7 AM आपको सोना ना पड़े। ठीक है, ये लाइफ टाइम के लिए। अगर आपने ये अटेन कर लिया तो फिर आपको कभी भी कोई चीज़ में दिक्कत नहीं जाएगी, टाइम मैनेज हो जाता है। अब लिखिए आप इक्वेशन ऑफ डायमीटर पैरेलल टू टेंजेंट। थोड़ा गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी आपको, है ना, बट आप लोग अच्छे बच्चे हो, इतने नखरे नहीं दिखाओगे।
देखिए इक्वेशन ऑफ, ये जो अपन लिख रहे थे ना, ये दोनों लाइंस अपने को पता है। अब ये जो डायमीटर है, एक ऐसा डायमीटर जो कि टेंजेंट्स के पैरेलल है, ये वाला टेंजेंट 1 और ये वाला टेंजेंट 2, कोई बड़ा सा ट्रैक्टर है, इसके बाद सोने ही जाना है। चलो कोई बात नहीं, अगर आप उठे हो टाइम पे तो दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन मैं आपको अभी से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपका वेकिंग अप टाइम हो जाना चाहिए 7 AM, और उसके बाद आपको पूरे दिन में आपका जो 24 आवर का साइकिल होता है ना, उसमें सिर्फ आपको रात में 12 से 7 बस यहीं पर सोना है। नेवर स्लीप इन द आफ्टरनून इफ यू वांट टू क्लियर जेईई एग्जाम। अगर आपको आईआईटी एग्जाम क्लियर करना है तो आफ्टरनून में सोना बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि आफ्टरनून में आपका एग्जाम होगा एक्चुअली, और उस वक्त आपका ब्रेन जो है वो सोने की आदत अगर दे दोगे उसको, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत उसकी चली जाएगी, है ना? तो आपका अगर 100 मार्क्स लाने का पोटेंशियल है तो आप 100 की जगह 70-80 ला पाओगे। मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सो लेट अस से दैट वी हैव अ सर्कल एंड इस सर्कल पर दो टेंजेंट है। क्या है? दो टेंजेंट, दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है। अब ये सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर से डायमीटर पास होगा। कितने डायमीटर पास होंगे सेंटर से? इनफाइनाइट। ये भी एक डायमीटर, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है। लेकिन हमको एक ऐसा डायमीटर चाहिए जो कि इन दोनों लाइंस के पैरेलल हो, मतलब दिस डायमीटर, ये वाला डायमीटर। और अगर मुझे इस डायमीटर को एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ा तो भी आई वोंट बी वरीड। ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया मैंने। तो इस डायमीटर की अगर इक्वेशन निकालनी है आपको, कोई बात नहीं, जैसा था पहले वैसे ही कर देते हैं। अच्छा, लेट अस से कि मेरे पास इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और दूसरा टेंजेंट जो है उसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो लाइन है ये दोनों के पैरेलल है। इट इज पैरेलल टू द फर्स्ट टेंजेंट, पैरेलल टू द सेकंड टेंजेंट एज वेल, ठीक है? ओके, आई थिंक वी experienced a bit of buffering but अभी it is fine। तो ये वाली जो डॉटेड लाइन है इसकी इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना। ax प्लस बी वाई तो सेम रहेगा ही रहेगा, क्यों? बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और जो कांस्टेंट आता है ना, कांस्टेंट इतना खूबसूरत आता है ना इस लाइन का कि c1 प्लस सी टू डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई आपकी इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर जो कि दोनों टेंजेंट से इक्विडिस्टेंट है, दोनों से इक्विडिस्टेंट, ठीक है? इसको अपन यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे। मैं अभी आपको यूज करा देता हूं, देखिए। A line is equidistant to ax plus by plus c1। एक काम करो, let us write the actual equation। 2x plus 3y plus 3 is equal to 0 and 2x plus 3y plus 9 is equal to 0। Find its equation। ठीक है, ये तो खैर दो कौड़ी का क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस तो इतने इजी नहीं आने वाले, लेकिन ये किसी क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है। देखिए ये लाइन है ना, देख के आपने बता दिया कि दोनों पैरेलल है, क्योंकि इसकी इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और इसकी इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, है ना? और दोनों की इक्वेशन
देख के समझ में आ गया कि पैरेलल है। अब आपको क्या करना है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनाना है जो इससे भी और इससे भी इक्विडिस्टेंट है, तो मतलब उसको एकदम इसके बीच में होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस लाइन को एकदम बीचों बीच होना पड़ेगा, तभी उस लाइन की का जो डिस्टेंस है दोनों लाइन से इक्वल आ जाएगा। अच्छा, दोनों का डिस्टेंस तो इक्वल है, तो ये जो येलो वाली लाइन है, दिस येलो वाली लाइन, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x + 3y तो होगा ही होगा, ये लिख के आप बैठ जाओ, ठीक है। इसके पैसे नहीं लग रहे आपको, जो पैसे लग रहे हैं ना वो इस चीज के लग रहे हैं कि आपने कांस्टेंट क्या लिखा है, कांस्टेंट विल बी 3 और 9 का एवरेज। खत्म हो गई अपनी इक्वेशन, 2x + 3y + 6 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो कि इससे और इससे, इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से, दोनों से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। एक और लिखिए आगे कंसेप्ट, छोटा सा है, फिर मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ, फिर आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, हैव योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो मैंने भी नहीं किया अभी तक। इक्वेशन ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल in terms of triangle perpendicular from, in terms of perpendicular from vertex। ठीक है, हाँ जी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड तो है ही, बट इट इज ऑल्सो आइसोसेलेस। मतलब इतना खूबसूरत कि मतलब वो आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल्ड भी है। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है बराबर है आपस में, और ये वाला जो वर्टेक्स है, इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये ए, थोड़ा ऊपर से नाम देते हैं, ए बी एंड सी। 1 मिनट का, ये तुरंत खत्म हो जाएगा। ये जो बी से अगर अपन परपेंडिकुलर डालेंगे सामने वाली साइड पर, इस परपेंडिकुलर को अगर मैं पी बोल देता हूं, ठीक है, तो आपका जो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी गेस, काफी इजी है सोचना भी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन आंसर जो आएगा वो पी स्क्वायर आएगा। इसका प्रूफ जो है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रूफ लिखिए, देखिएगा प्रूफ है ना, काफी इजी है। माइट बी बफरिंग, नॉट एनी मोर। देखिए, अगर मैं आपको याद दिलाता हूं तो मैंने आपको एक सर्कम सर्कल का कंसेप्ट पढ़ाया था। अगर ये सर्कल मैंने बनाया इमेजिनरी, आप मत बनाना, डोंट ड्रॉ द सर्कल, ये क्या है, एक सर्कल है, इमेजिनरी सर्कल है, तो ये डेफिनेटली जो AC होगा वो डायमीटर होगा। इसके लिए मेरे को आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना ऑब्वियस है कि AC शुड बी द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री कब होता है, जब सेमी सर्कल हो, और सेमी सर्कल कब होगा, जब ये AC खुद डायमीटर हो, है ना। तो अगर AC डायमीटर है तो ये वाली चीज क्या है, रेडियस, और ये वाली चीज क्या है, रेडियस, है ना। मैं फिर से बताता हूं, रुकिए। ये रेडियस है और ये रेडियस है, हाँ, तो ये भी तो रेडियस होगा। अरे भाई, ये सेंटर हो जाएगा, मिड पॉइंट, ये तो आपको समझ में आता है। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये भी रेडियस, तो ये वाली लेंथ भी P हो जाएगी और ये भी P हो जाएगी।
है ना। थोड़ा सोचो ध्यान से, कुछ बच्चे हो सकता है कि थोड़ा फड़फड़ा गए हो। बहुत इजी, इनफैक्ट ये भी नहीं बताना चाहिए था मेरे को कि ये पी और पी क्यों होगा, डायरेक्टली यहाँ पे पी लिख देना था, इसको अपन डी बोल देते। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों पी हो जाएगा और ये भी पी हो जाएगा, क्योंकि तीनों रेडियस कहलाएंगे सर्कम सर्कल के। ठीक है, तो अपन इसको बेस मान लेते हैं। बेस कितना हो जाएगा आपका, पी प्लस पी टू पी, और हाइट पी, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप एक सर्कल बनाओगे तो उस सर्कल का डायमीटर ये आएगा, डायमीटर ये आ गया तो मतलब डी तो मिड पॉइंट होगा ही होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये वाला जो अपन ने परपेंडिकुलर बनाया वो मीडियन का भी काम करेगा, ये मिड पॉइंट होगा ही होगा, तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, और ये भी रेडियस हो जाएगा। सिंस दिस इज पी ऑलरेडी, तो ये तीनों पी कहलाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपके पास अगर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है और अगर अपन ने एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल रखा है अपोजिट वाले हाइपोटेनस पर, तो उस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, आपका एरिया आ जाता है। ये बहुत 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 यूजफुल फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाता हूँ। आपका होमवर्क जो रहेगा वो मॉड्यूल में से रहेगा। डीपीपी नंबर 2 तो आपने कर ही लिया है, तो मॉड्यूल में से आप क्या करें, 41 तक आपने करा है ना, ओके 42 टू 52 ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं अपन, है ना। कल होपफुली थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगा। चलिए बाय बाय एवरीवन बच्चों।